ठीक है। हाँ टोपी खोल दे क्या? बाल ठीक है ना? हाँ ठीक, स्मार्ट लग रहे हैं। हाँ तो हमको मॉडलिंग कर रहे हैं ना यहाँ पे। अरे बाप रे, रहने दो भाई, हवा जाने का भी रास्ता होना चाहिए, तो मर जाओगे। हवा जाने का भी रास्ता जरूरी है, समझ में आ रहा है ना? चलिए वर्ड लिख देते हैं, जो इंपॉर्टेंट आपके पास फॉर्मूला है। चलिए बताइए, डेल्टा टी का लैप्लास बताइए तो। डेल्टा टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म बताइए क्या होता है? 1 बाई की 1/s 1। हाँ अरे चेक कर रहे हैं तुम लोग को, ये मत बोलो सर भूल गए हैं। हाँ बोलो। जल्दी बोलो, नोटबुक में देख के बोल रहे हो? हाँ बताओ। अब बोलेगा सर ओमेगा नोट कल लिखे थे, आज का ही लिख रहे हैं, बोलो दिक्कत है। और क्या था सर? ई का पावर ऑफ -80 यूटी का क्या होता था? हाँ ई का पावर ऑफ 80 यूटी का क्या होता था? s माइनस ए, ठीक है ना? लैप्लास इक्वल नहीं है, लैप्लास है ना? चलिए सेंस समझ में आ रहा है आपको, ठीक है ना? और भी कुछ था ना इसमें? लैप्लास ऑफ ई का पावर ऑफ -80 u ऑफ -t का क्या होगा? -1/s प्लस ए, ठीक है ना? याद रखिएगा यूटी यूटी के साथ दिया हुआ है आंसर या क्वेश्चन, तो फिर इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हाँ क्या लिखना है, नहीं दिया हुआ है तो राइट हैंड साइड मान के आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना? हाँ और क्या था सर बोलिए? ई का पावर ऑफ 80 u ऑफ -t, ये क्या था? -1/s माइनस ए, क्लियर है? और क्या था बताओ, जल्दी बताओ। टी का पावर ऑफ n, हाँ टी का पावर ऑफ n का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता था बताइए? n फैक्टोरियल बाई s टू द पावर ऑफ n प्लस 1। फिर एक प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े थे, फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी की, कि अगर किसी फंक्शन में अगर आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा? fs प्लस ए, ई का पावर ऑफ 80 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो उसका जो पहले से जो लैप्लास आया है उसके जगह पे s माइनस ए को क्या करना है? पुट करना है। जल्दी बोलिए, यही सब था ना? बोलिए, डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी पढ़े थे, वाई टी इज इक्वल टू, अगर डी एक्स टी बाई डी टी है, ठीक है ना, तो वाई एस इज इक्वल टू क्या होगा? बोलिए एस टाइम्स ऑफ एक्सेस, ठीक है ना, माइनस ऑफ x0। पढ़े ये सब चीज़? बोलिए ये सारे फॉर्मूले आपको इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, पता होना चाहिए आपको, इसके ऊपर काम करने आना चाहिए अगर इस टॉपिक की बात की जाए तो, ठीक है? अब कुछ क्वेश्चन करते हैं। इन्वर्स का कुछ क्वेश्चन कराए थे क्या आपको? बोलिए। ठीक है तो एक दो का आंसर बता दो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है? बताइए। वन बाई एस टू द पावर ऑफ 7 का आप बता दीजिए लैप्लास इन्वर्स क्या होगा? इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म 1 बाई कर लीजिए, लिखिए क्वेश्चन, लिखिए क्वेश्चन, लिख के बताओ। देखिए एस
टू द पावर 7 आया हुआ है तो हमारे ध्यान में क्या होगा एक बात कि s टू द पावर 7 आ रहा है नीचे की तरफ, जरूर नहीं कि 1 बाई हो, 2 बाई 3 बाई भी हो सकता है, कोई दिक्कत, जैसे 2 बाई s टू द पावर 7 ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि नहीं, तो घबराना नहीं है। आपको क्या देखना है सर, पहले ये ध्यान देना है आपको, सुनिए पहले आपको किस चीज़ के ऊपर ध्यान देना है, s टू द पावर 7 के ऊपर। s टू द पावर 7 कब बना होगा, जब s टू द पावर ऑफ n+1 हुआ होगा, बोलिए, यानी कि पहली बात कि n की वैल्यू क्या है यहाँ पे 6 है, तो इसका जो इन्वर्स लैप्लास आएगा 2 तो पहले से रहने दीजिए, ये हो जाएगा आपके पास t टू द पावर ऑफ कितना 6, तो यहाँ आना है पहली बात, ठीक है ना। अब बट अगर 6 यहाँ होता तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, 6 फैक्टोरियल होना चाहिए था, बोलिए 6 फैक्टोरियल, बट 6 फैक्टोरियल है नहीं, तो क्या करेंगे सर, 6 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई और 6 फैक्टोरियल से क्या करना होगा, डिवाइड करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है कि नहीं, तभी जाके क्या होगा, यहाँ पे करना पड़ेगा, वहाँ नहीं, यहाँ पे 6 फैक्टोरियल से, नहीं क्वेश्चन मैंने चेंज कर दिया, मैंने बोला कि नहीं यहाँ पे 1 नहीं है 2 है, ठीक है ना, तो ऐसा नहीं कि 1 बाई होगा तभी आप चेक करें, कोई भी नंबर वहाँ हो सकता है, इसलिए मैं थोड़ा क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ। तो 6 फैक्टोरियल से यहाँ मल्टीप्लाई किया, 6 फैक्टोरियल से क्या किया, डिवाइड किया, तो ये आपको क्या दे देगा, बोलिए, ये आपको दे देगा t टू द पावर ऑफ 6, अंदर क्या बच जाएगा, ये आपका इन्वर्स लैप्लास आ गया, समझ में आ रहा है कि नहीं, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, जो भी ऑप्शन होगा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्लियर है। चलिए अब एक क्वेश्चन में अगर मैं आपसे पूछूं कि एक लैप्लास ट्रांसफॉर्म आपको दिया हुआ है क्या, 4 बाई s+1 s+3, अब इसका आपको क्या बताना है, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म बताना है, क्या बताना है, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म बताना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तो इसको करने के लिए पहले आपको अलग अलग करना पड़ेगा, सेपरेट फॉर्म होना चाहिए ना, प्लस या माइनस में होना चाहिए, तो मल्टीप्लिकेशन में है, क्योंकि 1 बाई s+1 होता तो हम आराम से सॉल्व कर देते, e का पावर ऑफ -t बोल देते, 1 बाई s+3 होता या समथिंग बाई s/3 होता, s+3 होता तो e का पावर ऑफ -3t को बोल देते, बोलिए कोई दिक्कत किसी को, बट यहाँ पे क्या मल्टीप्लिकेशन में है ना, अरे इस फॉर्म में होता तो कोई दिक्कत नहीं था, ऐसा लिखा होता 4 बाई s+1 प्लस 4 बाई s+3, तब तो कोई दिक्कत नहीं था, क्योंकि इसका आपको पता है क्या हो जाएगा 4e का पावर ऑफ -t, ठीक है ना, इसका भी हो जाएगा 4e का पावर ऑफ -3t, आंसर आ जाता इनवर्स लैप्लास। पर जब भी आपके पास मल्टीप्लिकेशन में मिलेगा, समझिएगा बात को अच्छे से, जब भी मल्टीप्लिकेशन में मिलेगा नीचे की तरफ, ठीक है ना, तो पहले उसका वो क्या लेना पड़ेगा, इस फॉर्म में बनाना पड़ेगा आपको, किस फॉर्म में, इसको पहले इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा k1 बाई s+1 प्लस k2 बाई s+3 का, और k1 k2 की वैल्यू आपको बतानी पड़ेगी, समझ में आ रहा है कि नहीं, इसको पार्शियल फ्रैक्शंस बोलते हैं, ठीक है ना, पार्शियल फ्रैक्शन में जो ये कोफिशिएंट आता है, ठीक है ना, जो कांस्टेंट की वैल्यू आती है वो आपको फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है ना, तो उसको आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे उसको फाइंड करते हैं, 10-15 मिनट 1-2 एग्जांपल्स लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। कभी कभी आ सकता है आपके एग्जाम में क्वेश्चन, छोटा ही क्वेश्चन आएगा, 2 तक का ही अगर आपको पता हो, 2 या 3 में आप कैसे कर सकते हैं, रिपीटेड रूट्स का भी एक एग्जाम्पल आपको हम दे देंगे, बट नेसेसरी नहीं है, ठीक है ना। तो एक तरीका तो क्या है कि आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो बोथ साइड, ठीक है ना, एक बार एक की वैल्यू को 0 कीजिए, दूसरे का फाइंड कर लीजिए, फिर दूसरे को 0 कीजिए, फिर दूसरे को फाइंड कर लीजिए, एक तरीका वो है, कुछ शॉर्टकट्स भी होते हैं जिनको हम लोग यूज़ करके पार्शियल फ्रैक्शन फाइंड कर सकते हैं। समझ में आ रहा है, पार्शियल फ्रैक्शन कब यूज़ करना है, जब आपके पास मल्टीप्लिकेशन में डिनोमिनेटर आएगा, ठीक है ना, तो उसको पार्शियल फ्रैक्शन में, फैक्टर्स में अगर लिखा हुआ है तो उसको पार्शियल फ्रैक्शन करना पड़ेगा, ठीक है, इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा, प्लस माइनस के फॉर्म में उसको लिखना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, प्लस माइनस के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, क्लियर से इतना। अब देखिए कुछ होता है कि बहुत आसानी से आपको दिख जाएगा, बट यहाँ पे ऐसा भी हो सकता था, यहाँ 4 ना हो के s+4 हो सकता था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना, बट दिक्कत कब हो जाएगा, जब यहाँ पे s+4 भी है और s+5 भी है, तो आप देखिए जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा अंदर, तो यहाँ हाईएस्ट पावर क्या बनने वाला है, s², बोलिए, और ऊपर भी क्या बनने वाला है,
एस स्क्वायर। तो अब आप डायरेक्टली पार्शियल फ्रैक्शन नहीं निकाल सकते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन बोलते हैं या प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं, बट स्ट्रिक्टली प्रॉपर फ्रैक्शन इसको नहीं बोलते हैं। स्ट्रिक्टली प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, मान लेते हैं, चलो ये ट्रांसफर फंक्शन भी बताएंगे क्या होता है ट्रांसफर फंक्शन आगे चल के, बट फंक्शन बोल लो, ट्रांसफर फंक्शन बोल लो, जो बोलना है बोल लो। स्ट्रिक्टली ट्रांसफर फंक्शन, प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन उसको बोलते हैं जिसमें डिनोमिनेटर का पावर हाई हो और न्यूमरेटर का पावर क्या हो, लो हो, ठीक है ना। और इम्प्रॉपर कब बोलते हैं, जब यहाँ पे एक और आ जाता टर्म s+6 आ जाता, तो न्यूमरेटर का पावर क्या आ जाता 3 और डिनोमिनेटर का पावर क्या आ जाता 2, तो इसको इम्प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो भी बोलना चाहो अभी बोल लो, ठीक है ना। ठीक है, ट्रांसफर फंक्शन अभी पढ़ाया नहीं मैंने आपको, बट मान लेते चलो ये ट्रांसफर फंक्शन है, इस एस के फॉर्म में होता है, मान लेते हैं ट्रांसफर फंक्शन ही है। तो जब भी इस तरीके का अगर होगा तो फिर पार्शियल फ्रैक्शन आप नहीं कर पाएंगे। पार्शियल फ्रैक्शन किसका करना है सर, या तो स्ट्रिक्टली प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन हो या फिर प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन हो, ठीक है ना। प्रॉपर फ्रैक्शन हो या फिर स्ट्रिक्टली प्रॉपर फंक्शन हो या फ्रैक्शन हो, तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन यूज कर सकते हैं। न्यूमरेटर का पावर अगर हाई है तो फिर नहीं करेंगे, इस तरह क्वेश्चन सॉल्व हम लोग नहीं करते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं, पॉसिबल नहीं है, क्लियर है, हाँ ठीक है। तो जनरली आपके पास स्ट्रिक्टली प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन ही मिलता है जिसमें डिनोमिनेटर का पावर क्या रहेगा, हाई रहेगा। उसी तरीके के क्वेश्चंस को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो एक दो एग्जांपल लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए आपके पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है fs इज इक्वल टू, या फिर ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है ts इज इक्वल टू, कुछ भी ट्रांसफर फंक्शन लिखना है ts लिख दिया, या ऐसे लिखा रहेगा CS/RS, कुछ भी लिखा रह सकता है CS/RS, इसको ट्रांसफर फंक्शन बोलते हैं, आउटपुट बाय इनपुट, ठीक है ना, अलग अलग फॉर्म है। या कहीं आपको GS दिख जाएगा, GS इज इक्वल टू, कुछ भी हो सकता है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो डिपेंड करता है, मतलब एस के टर्म्स में एक फंक्शन है। तो चलिए अभी मैं आपको कंट्रोल का तो स्टार्ट नहीं किया हूँ, इसलिए मैं जनरल फंक्शन लेके चल रहा हूँ। fs बोल दिया मैंने, ठीक है ना। fs इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, fs इज इक्वल टू दिया हुआ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिखा हुआ है 3 डिवाइडेड बाई s+2 s+1, ठीक है ना। मैं बोलूँ फाइंड ft, तो आपको दिख रहा है s में दिया हुआ है और t में आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है, करना क्या है आपको, आप लिखिए 3/s+2, समझिएगा एक बार, मैं तरीका सिखा रहा हूँ आपको, s+1 इज इक्वल टू a/s+2 प्लस b/s+1। अब चाहें तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। ए और बी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है ना। हिट एंड ट्रायल मेथड यूज कीजिएगा, सॉल्व हो जाएगा। जो बेस्ट तरीका मैं आपको बताता हूँ वो क्या बता रहा हूँ, अगर आपको ए सॉल्व करना है ना, ध्यान से देखिए, अगर ए सॉल्व करना है तो करना क्या है आपको कि ए के नीचे जो टर्म आ रहा है उसको यहाँ लिखिए s+2, ठीक है ना, और इसको मल्टीप्लाई कीजिए किससे, fs से, और इस ये जो वैल्यू आया उसकी वैल्यू फाइंड कीजिए s इज इक्वल टू -2 पे। क्या मतलब हुआ, s इज इक्वल टू -2, s+2 को जब 0 पुट करेंगे ना तो क्या आएगा, s इज इक्वल टू -2। तो जिसका भी कोफिशिएंट फाइंड करना हो कांस्टेंट, उसका जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है, जैसे a फाइंड करना है, a का जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है उसको हमने क्या कर दिया, इस पूरे फंक्शन से मल्टीप्लाई कर दिया, और इस पूरे फंक्शन का जो वैल्यू है किस पे निकाल दिए, s इज इक्वल टू -2 पे। तो अभी आपको लग रहा होगा कुछ लेंदी जैसा कुछ बोल रहे हैं, बट आप ओरली कर लीजिएगा, बहुत ही कम टाइम लगने वाला है। होगा क्या, क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, जैसे ही आप s+2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा इस फंक्शन को, यही ना fs था, तो s+2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो क्या बचा 3/s+1, बट इसकी वैल्यू कहाँ फाइंड करनी है, s इज इक्वल टू -2 पे, -2 यहाँ पुट कीजिए, -2 + 1 कितना हो जाएगा, -2 + 1 -3 होता है, बोलिए -1, तो ये क्या बन गया, a का वैल्यू कितना आ गया, -3। सिमिलरली अगर b फाइंड करना है, ध्यान से देखो, b फाइंड करना तो बार बार ऐसा लिखना नहीं है फार्मूला, एक आपको एग्जाम्पल के लिए मैंने बताया कि कैसे करते हैं। तो जैसे ही b की वैल्यू फाइंड करना है तो ऑब्वियस सी बात है
एस प्लस वन वाला टर्म यहाँ से हट जाएगा, बोलो तो क्या बचेगा, 3/s+2 बचेगा और इसकी वैल्यू फाइंड करनी है एट s इज इक्वल टू -1। सॉल्व कर लेंगे इसको, -1 यहाँ पुट करेंगे, 2 - 1 कितना हो जाएगा, 3/1 बच रहा है ना, तो b इज इक्वल टू कितना हो गया, 3। तो अब इसको हम लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं सर, ये जो गिवन फंक्शन था उसको हम लोग लिख सकते हैं fs इज इक्वल टू, ध्यान से देखिए, fs इज इक्वल टू -3/s+2 प्लस 3/s+1। समझ में आ रहा कि नहीं। अब इसका लेप्लास निकल जाएगा, एफ टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेप्लास इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन प्लस लेप्लास इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन। एक एक टर्म का लेप्लास इनवर्स ले लीजिए, आपको ओवरऑल लेप्लास इनवर्स मिल जाएगा, इनवर्स ट्रांसफॉर्म मिल जाएगा। बोलिए ये क्या हो जाएगा, -3 तो बाहर है, 1/s+2 किसका होता है, e का पावर ऑफ -2 का, तो e का पावर ऑफ -2t हो गया, प्लस ये क्या होगा 3e का पावर ऑफ -t। ठीक है ना, ये हमारा ओवरऑल क्या आ गया सर, आपका फंक्शन आ गया। समझ में आ रही बात की नहीं, ठीक है ना। बट ये क्वेश्चन मुश्किल से हमको लगता है ज़्यादा से ज़्यादा 2 वेरिएबल के लिए, यानी नीचे डिनोमिनेटर में पावर 2 होगा तभी आपसे पूछा जाएगा, उससे बड़े के लिए नहीं पूछा जा सकता। जैसे यूपीपीसीएल वगैरह का एग्जाम है तो हो सकता है मूड उसका खराब हुआ तो भर दिया क्वेश्चन, ठीक है ना, तो सीख के जाएंगे हम लोग। समझ में आ रहा है कि नहीं, तो 2 के लिए भी कर सकते हैं, 3 के लिए भी कर सकते हैं। कितना आसान स्टेप है सर, मुझे समझाना था इसलिए इतना लिखे हैं बार बार। बोलिए बहुत ही सिंपल सा स्टेप है, जो भी फंक्शन दिया हुआ है, बट याद रखिएगा फॉर्मेट याद रखिएगा सर, फॉर्मेट अगर यही मल्टीप्लाई करके दिया रहता ना, s² + 2s प्लस कितना हो जाता, प्लस s² + 3s + 2 करके लिखा रहता, तो उसको थोड़ा तोड़ के फैक्टर के फॉर्म में लेके आइएगा, ठीक है ना, उसके बाद ही आप बता सकते हैं कि क्या होने वाला है। समझ में आ रही बात कि नहीं, बोलिए। हाँ, अगर आपको नहीं दिख रहा, सुनिए, अगर आपको नहीं दिख रहा है फॉर एग्जांपल कि फैक्टर हो पाएगा, तो आपको वो फॉर्मूला आता है ना, -b + -√b² - 1 b² - 4ac/2 है, वहां से तो रूट फाइंड कर सकते हैं, रूट फाइंड कर सकते हैं तो फिर फैक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, अरे बोलो, मानते हैं रूट आया -2 - 1, तो उसको लिख सकते हो ना s+2 × s+1 करके। समझ में आ रहा कि नहीं, उस तरह से कर सकते हैं। चलिए करिए फटाफट, जल्दी करिए। एक दो क्वेश्चन आपको देते हैं, खुद से करिएगा आप। मैं कोई जनरलाइज फॉर्म यहाँ नहीं लिखा रहा हूं कि आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगे, एक एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको समझाया, ठीक है ना, एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाया, वही एग्जाम्पल आपको याद रखना है। इस टॉपिक को कराने का मकसद एक ये भी है कि जब आपको कंट्रोल सिस्टम हम पढ़ाएंगे तो जब पोल वोल फाइंड करेंगे, इन्वर्स लेप्लास फाइंड करेंगे, तो आपको कन्फ्यूज़न ना हो कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक है ना। स्टेबिलिटी वगैरह का जो कॉन्सेप्ट बताएंगे आपको, तो आपको समझ में आए। ऐसा नहीं है कि एग्जाम में आने वाला है इसलिए इस टॉपिक को पढ़ा रहे हैं, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, चांसेस बहुत कम है, एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग कुछ भी हो सकता है एग्जाम में, वो तो कोई गारंटी नहीं है, बट ओवरऑल जो ट्रेंड है उसके अकॉर्डिंग आने के चांसेस कम है। बट इसलिए पढ़ रहे हैं कि आगे का टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आए। समझ में आ रहा है। अच्छी एक चीज बता दो, जल्दी लिखो जल्दी लिखो। बोलिए।
हो गया। हाँ देखिए मैं आपसे पूछूं, आप बताइए t टेंस टू इन्फिनिटी पे इसका वैल्यू बताइए तो क्या होगा? t टेंस टू इन्फिनिटी वैल्यू बताइए तो इसको क्या होगा? जीरो हो रहा है ना, इन्फानाइट तो नहीं हो रहा। t इज इक्वल टू जीरो बताओ क्या हो रहा है? t इज इक्वल जीरो पे इन्फानाइट हो जा रहा है। अरे क्या बात कर रहे हो? t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे भी जीरो है, इन्फिनिटी रखो क्या हो रहा है? जीरो हो रहा है ना। हाँ और t इज इक्वल टू जीरो पे क्या हो रहा है? फाइनाइट वैल्यू है ना। किसी भी t के वैल्यू के लिए वैल्यू इनफाइनाइट होगा क्या? देखो t का वैल्यू इनफाइनाइट रख रहे हैं तब भी क्या हो रहा है बोलो? वैल्यू क्या आ रहा है? फाइनाइट आ रहा है ना। स्टेबल सिस्टम है कि नहीं है? अरे बोलो, अभी थोड़ा बेसिक बेस बनाने चल रहे हैं तुमको। क्या है? स्टेबल सिस्टम से दिख रहा है ना। कल बताया था ना कि t का वैल्यू इनफाइनाइट रखने के लिए भी, t का वैल्यू आप कुछ भी रखिए वैल्यू फाइनाइट मिलना चाहिए। e का पावर ऑफ माइनस एटी करके समझाए थे आपको, बोलिए। और एक समझाए थे e का पावर ऑफ 80 करके समझाए थे। e का पावर ऑफ 80 से क्या हो रहा था बोलिए? t इज इक्वल टू इन्फिनिटी वैल्यू क्या जा रहा था? e का पावर ऑफ इन्फिनिटी हो जा रहा था और वैल्यू इनफाइनाइट हो रहा था, बोलिए। यहां पर नहीं हो रहा है ना, जल्दी बोलो। नहीं हो रहा। यहीं से चीजें समझ में आती हैं, कॉन्सेप्ट बनता है स्टेबिलिटी का, ठीक है ना। पूरा कंट्रोल सिस्टम क्या है? मेथड टू फाइंडिंग स्टेबिलिटी। अब ये छोटा मोटा है तो देख के बता देंगे इसको कि स्टेबल होगा कि नहीं होगा, बट कॉम्प्लेक्स आएगा, s टू द पावर 5, s टू द पावर 6, x टू द पावर 7 पे बात आएगा तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा बोलिए? आपको डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स यूज करने पड़ेंगे। रूट लोकस डायग्राम है, ठीक है ना, पोलर प्लॉट है, नाइक्विस्ट प्लॉट है, बोडे प्लॉट है, RH क्राइटेरिया है। समझ में आ रहा है कि नहीं? बट यहां से अभी फिलहाल हमको ये दिख रहा है कि ये सिस्टम स्टेबल है। जल्दी बोलिए। किसी वैल्यू के लिए वैल्यू क्या इनफाइनाइट हो रहा है क्या फंक्शन का? नहीं हो रहा। तो थोड़ा पैटर्न देखना। तो अगर मैं बोलूं ये ट्रांसफर फंक्शन था, ध्यान से देखो मैं बताऊंगा ट्रांसफर फंक्शन। ट्रांसफर फंक्शन एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है किसी भी सिस्टम का। क्या होता है? मैथमेटिकल। बहुत प्रैक्टिकल होकर नहीं सोचना है हमको, थ्योरेटिकल ही होकर थोड़ा सोचना है कि कोई भी एक सिस्टम आप बना रहे हैं, कोई भी एक चीज डिजाइन कर रहे हैं तो उसको मैथ्स में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बस मैथ्स में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वो क्या कहलाता है उसका? ट्रांसफर फंक्शन। डिफिनेशन प्रॉपर लिखवाएंगे हम। तो मान लेते हैं थोड़ा सा कि ये एक पार्टिकुलर सिस्टम था, उसका ये ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है। तो बताइए क्या ये ट्रांसफर फंक्शन स्टेबल दिख रहा है आपको? बोलिए दिख रहा है कि नहीं? इसके साथ तुम कुछ भी मल्टीप्लाई कर दो क्या वो तब भी स्टेबल रहेगा? बोलिए। अरे स्टेबल है ना। कुछ भी का मतलब इनपुट कुछ भी मल्टीप्लाई कर दो इसमें फाइनाइट वैल्यू तो भी फाइनाइट ही मिलेगा ना। हाँ मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। तो एक स्टाइल दिख रहा होगा तुमको कि यहाँ पे अगर ये ट्रांसफर फंक्शन है तो अगर इसका तुम इन सबको इक्वेट करो जीरो के तो क्या बन जाएगा? s+2 इंटू s+1 इज इक्वल टू जीरो। जल्दी बोलिए। अगर डिनोमिनेटर को हम क्या करें? डिनोमिनेटर को अगर हम जीरो इक्वेट करें तो ये बनेगा। तो क्या यहां से निकल के आ रहा है? s इज इक्वल टू -2 और s इज इक्वल टू -1। तो अगर तुम इसको, मैं नहीं पढ़ा रहा हूं कंट्रोल सिस्टम, सिंपली मन किया बताने का तो बता रहा हूं आपको मैं कि यहाँ पे क्या है? -1 और ये क्या आएगा? इधर ही आएगा ना। अगर मैं बोलूं कि ये आपका s प्लेन है तो यहाँ पे आपका j ओमेगा होता है, यहाँ क्या होता है सर? सिग्मा होता है। या फिर यहाँ पे रियल पार्ट होता है, यहाँ क्या होता है? इमेजिनरी होता है। जल्दी बोलिए। यहाँ पे रियल होता है। तो अब बताइए यहाँ पे s की वैल्यू क्या आया? रियल आया ना, बट क्या आया? नेगेटिव आया ना। तो अगर मैं y एक्सिस और x एक्सिस पे इसको रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो कहाँ रिप्रेजेंट करूंगा? नेगेटिव x एक्सिस पे ना। तो एक बात समझ में आया हमको, क्या जो भी पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग समझ में आ रहा है कि नेगेटिव x एक्सिस पे अगर पोल होगा सिस्टम क्या होगा? स्टेबल होगा। हवा में से नहीं आया। हाँ इसीलिए बोला जाता है, आगे जो पढ़ते हैं बोलते हैं कि एस प्लेन में लेफ्ट हैंड साइड में अगर पोल है तो क्या होगा? बोलिए। स्टेबल होगा। सिस्टम क्या होगा? स्टेबल होगा। रीजन समझ में आ रहा है क्यों बोलते हैं? ऐसे नहीं बोल दिए, ये रीजन है। समझ में आ रहा है कि नहीं?
इसलिए एक आया था, एक सिस्टम आया था, इसलिए मैंने आपको बताया कि हाँ देखिए ऐसा ऐसा होता है। वैसे स्टेबिलिटी पढ़ेंगे, चीज़ों को सीखेंगे अच्छे से। इसको पोल बोलते हैं, जो डिनोमिनेटर का जो रूट्स आता है ना, जो क्या बोलते हैं पोल, और न्यूमरेटर का जो रूट्स आता है सो क्या बोलते हैं जीरोस। रूट्स तो पता होगा, अरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते थे तो रूट्स आता था, वो वैल्यू जिसके लिए क्या हो जाए, एक्सप्रेशन की वैल्यू जीरो हो जाए, वो रूट्स कहलाता है। चलिए एक और एग्जांपल आप खुद से सॉल्व करेंगे, ठीक है। लिखिए क्वेश्चन लिखिए। अभी जो समझाए हैं नहीं, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, अभी हम पार्शियल फ्रैक्शन समझा रहे हैं, ठीक है ना। बट थोड़ा सा रिलेट करने का मन किया तो रिलेट कर दिया, क्योंकि कल आपको स्टेबल अनस्टेबल बताए थे ना, यहाँ से आपको समझ में आया क्या स्टेबल अनस्टेबल। तो अगर एक्सप्रेशन लिख के नहीं दिया हुआ, ई का पावर समथिंग लिख के नहीं भी दिया हुआ है, अगर ट्रांसफर फंक्शन लिख के दिया हुआ है तो उसका डिनोमिनेटर देख के बता दोगे, अगर दिखने वाला हो तो। अब s का पावर 5 होगा तो नहीं दिखेगा, बट अगर फ्रैक्शन में 2 या 3 फ्रैक्शन दिया हुआ है, s+3 s-3 करके दिया हुआ है तो देख के बता दोगे तुम कि ये ट्रांसफर फंक्शन स्टेबल होगा कि अनस्टेबल होगा। जल्दी बोलिए। हाँ, वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बताया था मैंने। क्वेश्चन क्या है कि आपके पास एक fs दिया हुआ है, फंक्शन दिया हुआ है, ट्रांसफर फंक्शन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे ये लिखा हुआ है s+3 s-2 s+4 फाइंड ft, फाइंड ft। जल्दी करिए फटाफट। न्यूमरेटर के लिए टेंशन नहीं लीजिए, न्यूमरेटर में नंबर भी हो सकता था, नंबर नहीं भी हो सकता था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सॉल्व कीजिए, फाइंड ft। स्टेप वाइज लिखिए। पहला स्टेप, उस पूरे फंक्शन को a बाई समथिंग प्लस b बाई समथिंग करके लिखिए। स्ट्रिक्टली प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन है क्या? स्ट्रिक्टली प्रॉपर है कि नहीं है ना। डिनोमिनेटर का पावर 2 है हाईएस्ट और न्यूमरेटर का 1 है, तो स्ट्रिक्टली प्रॉपर है। आ गया क्या? हाँ, कितना आ रहा है? ट्रांसफर एफ बताओ, एफ टी बताओ, एफ टी आ गया। चलिए, जो लोग कर रहे हैं करते रहिए, बाकी ऊपर देखिए जिनको नहीं समझ में आया। देखिए क्या करेंगे, पहला स्टेप क्या है, s+3 बाई s-2 s+4 को a बाई s-2 प्लस b बाई s+4 के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है ना। न्यूमरेटर को नहीं लिखना है यहाँ पे, जब लिखेंगे इसको न्यूमरेटर को नहीं लिखना है, ठीक है ना। ध्यान से देखिए, इसको अगर सॉल्व करेंगे हम तो a इज इक्वल टू, क्या बताया था फॉर्मूला सर, a इज इक्वल टू हो जाएगा s-2, मैं फिर से लिख देता हूँ एक बार, s-2 इंटू एफ एस एट s इज इक्वल टू 2। हाँ, s-2 को 0 पुट कीजिएगा तो क्या आएगा, s इज इक्वल टू 2 आएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो जब एफ एस यहाँ रखेंगे तो s-2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, s+3 डिवाइड बाई s+4, और इसकी वैल्यू फाइंड करनी है एट s इज इक्वल टू 2। तो सॉल्व करेंगे तो 5/6 हो जाएगा, क्या 5/6 आ रहा है। a का वैल्यू कितना आ रहा है, 5/6। सिमिलरली
अगर b सॉल्व करना है तो b का फॉर्मूला क्या बनेगा, s+4 इंटू एफ एस, और कहाँ वैल्यू फाइंड करनी है, एट s इज इक्वल टू -4। तो जब एफ एस पुट करेंगे वहाँ पे तो s+4 तो पहले ही से यहाँ पर है, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा s+3 डिवाइडेड बाई s-2, और इसकी वैल्यू कहाँ फाइंड करनी है, s इज इक्वल टू -4 पे, -4 यहाँ पुट करेंगे, क्या हो जाएगा नीचे -6, और ऊपर क्या हो जाएगा -1। तो सॉल्व करेंगे, b इज इक्वल टू क्या आ गया 1/6। a और b अगर हमको पता है तो ऑब्वियस सी बात है एफ एस किस फॉर्म में आ गया, एफ एस इज इक्वल टू आ गया, ध्यान से देखिए। अब सॉल्व करेंगे थोड़ी इतना पुट कर करके सॉल्व करेंगे, अब आ गया ना, यहीं पे डायरेक्ट आंसर हम लोग दे सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, बट मुझे लिखाना है इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ 5/6 s-2 प्लस 1/6 s+4, और एफ टी फाइंड करना है तो दोनों का इंडिविजुअली लैप्लास ले लीजिए, तो ये हो जाएगा ये इन्वर्स लैप्लास ले लीजिए, 5/6 e⁻²t प्लस 1/6 e⁻⁻4t। तो यहाँ हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है नो डाउट, बट हम थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहते हैं इसके ऊपर, थोड़ा सा बेस बना रहे हैं आपका कि कैसे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड क्या मतलब होता है, क्यों बोलते हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं, समझिएगा अच्छे से समझिएगा। जो क्वेश्चन दिए थे वो खत्म हो गया, एफ टी इज इक्वल टू 5/6 e⁻²t प्लस 1/6 e⁻⁻4t आ सकता है, आपसे एफ टी पूछा जा सकता है, या फिर एक्सप्रेशन लिख के दिया जाएगा और ऐसे लिख के दे दिया जाएगा। ध्यान से देखो, एफ एस दे दिया है, बोलेगा कि एफ टी ये है, सुनो ऊपर देखो, बोलेगा एफ टी है k1 e⁻²t प्लस k2 e⁻⁻4t, फाइंड k1 k2, या फिर बोलेगा फाइंड k1 प्लस k2, या फिर बोलेगा फाइंड k1 इंटू k2, कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे, जल्दी बोलिए, बोलो भाई। अगर पार्शियल फ्रैक्शन चेंज करना होगा तो इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है बात कि नहीं। तो ओवरऑल आपको क्या फाइंड करना होगा, बोलिए। ठीक है, अब देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आपको आता है, समझिएगा बात को अच्छे से, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आता है आपके पास तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, पहली बात, जो भी आंसर आएगा उसमें e⁻+2t होगा और e⁻⁻4t होगा, जल्दी बोलिए। तो कुछ ऑप्शन तो ऐसे निकाल देंगे, तो एक बार पहले ऑप्शन देख लेंगे, अगर एक ही ऑप्शन ऐसा है तो वही आंसर होगा, भले कोएफिशिएंट कुछ भी हो, बोलो कांस्टेंट टर्म कुछ भी आए पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व करके, बट आंसर क्या आना है e⁻+2t और प्लस समथिंग e⁻⁻4t, यही आना है ना। अरे भाई ये 5/6 हो या कुछ भी वैल्यू है उससे हमको नहीं मतलब, हमको उतना नॉलेज नहीं है क्या आएगा नहीं आएगा, पार्शियल फ्रैक्शन हम निकालना नहीं चाहते हैं। तो जब भी इस तरह क्वेश्चन आएगा तो पहला काम क्या होगा सर, आपका आंख बंद करके पार्शियल फ्रैक्शन करना शुरू नहीं करेंगे, पहले ऑप्शन देखेंगे। तो हमको पता है कि जब आप इसका इन्वर्स लीजिएगा तो इन्वर्स लेने में इसका कोई रोल आने वाला है नहीं, है ना, ये रोल आएगा कहाँ से, इसका रोल है जो कांस्टेंट फाइंड कर रहे हैं उसमें आएगा ओवरऑल। तो फाइनल आंसर लिख रहे हैं, देखो ना भाई फाइनल आंसर लिख रहे हैं तो क्या आया, 2 वाला टर्म आया और 4 वाला टर्म आया, 3 वाला टर्म आया है क्या, देख के बताना। तो e⁻³ समथिंग कुछ आया है क्या, नहीं आया ना, या e⁻−3t समथिंग कुछ आया है क्या, नहीं आया। तो यहां से एक कॉन्सेप्ट और निकल के आता है कि जो फंक्शन है, जो ट्रांसफर फंक्शन होगा उसका स्टेबिलिटी क्या ये न्यूमरेटर वाले टर्म के ऊपर डिपेंड कर रहा है क्या, कहां पड़ रहा है डिपेंड, न्यूमरेटर वाले टर्म पे कर रहा है क्या डिपेंड, अरे न्यूमरेटर वाले टर्म पे इस पे कर रहा है क्या डिपेंड। फाइनल फंक्शन जो आ रहा है किसके टर्म में आ रहा है, डिनोमिनेटर वाले के टर्म में आ रहा है। आगे चल के ये पढ़ाएंगे, इसको बोलते हैं पोल, क्या बोलते हैं पोल। तो एक बात समझ में आ गया हमको कि स्टेबिलिटी के लिए क्या जरूरी है, जीरो की पोल, किसको चेक करेंगे, जीरो को की पोल को, समझ में आ रहा है कि नहीं। अभी कंट्रोल हम पढ़ा नहीं रहे हैं, सिर्फ कॉन्सेप्ट आपको बता रहे हैं, ठीक है ना। हर एक चीज लिखा देंगे आपको, पोल क्या होता है, जीरो क्या होता है, ऐसा ना है कि हमारे पता नहीं क्या बोले जा रहे हैं सर, पोल जीरो। तो जिनको समझ में आ रहा है उनके लिए, ठीक है ना, थोड़ा सा आपका बेस हम बनाते चल रहे हैं। ये सब चीज़ आगे भी पता नहीं ऐसा एग्जाम्पल हम लें कि नहीं लें,
ऐसा ट्रांसफर फंक्शन मिले कि नहीं मिले, बट यहाँ बहुत अच्छा क्लैरिटी मिल रहा है आपको कि देखिए एक फंक्शन था, अगर मैं बोलूँ कि ये ट्रांसफर फंक्शन है तो मैं यहाँ दिख रहा है कि यहाँ पर न्यूमरेटर टर्म भी है, डिनोमिनेटर टर्म भी है। न्यूमरेटर वाले का जब आप इक्वल टू जीरो करते हैं वहाँ से जो चीज़ मिलता है वो क्या आता है, जीरोज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जीरोज, ठीक है ना। और डिनोमिनेटर को जब आप इक्वेट करते हैं जीरो के इक्वल, आगे कंट्रोल में पढ़ेंगे तो बोलेंगे 1 प्लस GSHS को इक्वेट करते हैं जीरो के इक्वल, तो वहां से जो चीज आता है उसको बोलते हैं पोल। तो हम देख रहे हैं ओवरऑल फाइनल जो आउटपुट मिल रहा है वो तो सर किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, पोल के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर स्टेबिलिटी चेक करना है तो पुट करके देख लेते हैं t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे क्या होता है, बोलिए t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे क्या होगा, ये e का पावर इन्फिनिटी हो जाएगा क्या, ये पूरा का टर्म इन्फिनिटी हो जाएगा क्या, इन्फिनिटी प्लस समथिंग क्या होता है, इन्फिनिटी प्लस जीरो क्या होगा, इन्फिनिटी। ओवरऑल फंक्शन क्या हो गया, अनबाउंडेड, क्या हो गया, अनबाउंडेड। स्टेबल क्या अनस्टेबल, अनस्टेबल। तो यहां से एक बात समझ में आया। अब ऐसा रूल नहीं है कि जीरो आ जाएगा तो अनस्टेबल हो जाएगा, नहीं। यहां पर अगर आप ध्यान से देखिएगा, ये जो फंक्शन दिया हुआ है इसको अगर ध्यान से देखिए तो अगर इसका पोल चेक कीजिएगा आप तो एक पोल आ रहा है s इज इक्वल टू 2 पर और एक पोल आ रहा है s इज इक्वल टू -4 पर। अगर इसको एक्सिस में अगर हम लोग ड्रॉ करें तो एक यहाँ बनेगा 2 पर और एक कहाँ बनेगा -4। पोल को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना, पोल को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। जीरोस भी आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो कर सकते थे, ये 0 -3 पे, बट इसका स्टेबिलिटी में कोई रोल नहीं दिख रहा हमको। आउटपुट में 3 वाला टर्म तो आ ही नहीं रहा है, e का पावर ऑफ 3 समथिंग कुछ नहीं आ रहा। तो एक बात समझ में आ गया, अरे भाई स्टेबिलिटी इसके ऊपर थोड़ी डिपेंड करेगा कि यहाँ 5/6 लिखा हुआ है कि 1/6 लिखा हुआ है, बोलो फर्क पड़ेगा क्या इससे, स्टेबिलिटी से फर्क पड़ेगा क्या, फाइनल वैल्यू जो आएगा उसके ऊपर फर्क पड़ेगा, स्टेबिलिटी के ऊपर फर्क पड़ेगा क्या, वो तो ये वाला टर्म डिसाइड कर रहा है ना, बोलो। अब कांस्टेंट कुछ है उसे क्या मतलब है, तो न्यूमरेटर वाले जो टर्म है वो तो खाली कांस्टेंट में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो स्टेबिलिटी में थोड़ी कर रहे हैं कंट्रीब्यूट, बोलिए। उनका कंट्रीब्यूशन e का पावर ऑफ -2t या -4t बनाने में नहीं है। वो नहीं भी होते, अगर ये बाबू नहीं भी होते, s+3 नहीं होता, यहाँ 4 5 6 कुछ भी लिखा रहता, तब भी यहाँ पे सिर्फ कांस्टेंट चेंज होता, आंसर तो e का पावर ऑफ 2t प्लस समथिंग e का पावर -4t के टर्म में ही आता। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो एक बात हमको समझ में आया, पहला कंक्लूजन कि जो भी आउटपुट हम लोग का आता है आंसर, अगर मैं ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है, अगर हम आउटपुट का एक्सप्रेशन लिखते हैं तो हमको ये दिखता है साफ साफ कि वो हमेशा किसके ऊपर डिपेंड करता है, बोलिए बोलिए, डिनोमिनेटर्स के रूट्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, बोलिए, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोल। उसमें न्यूमरेटर का कोई रोल आ नहीं रहा। दूसरा, अगर स्टेबिलिटी देखें, एक एग्जांपल देके आपको मैंने बताया कि एक पोल यानी कि s इज इक्वल टू 2, एक पोल है ना s इज इक्वल टू 2, एक पोल देखिए RHS में आ गया है, ये क्या होता है, राइट हैंड साइड। ये क्या होता है, इतना तो पता ही होगा, खाना जिसे खाते हैं राइट हैंड कहलाता है, बाकी तुम समझ सकते हो, ठीक है ना। ये राइट हैंड साइड है, ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड, तो उसको RHS प्लेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यानी एक बात फिक्स हो गया, हम याद कर लेंगे इस बात को, एक पोल भी अगर RHS में आ गया, अभी अब एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है, सर यहां आएगा तो क्या होगा, बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, यहां आएगा तो क्या होगा, तो देखेंगे हम लोग। एक पोल भी अगर RHS में आ गया तो पक्का सिस्टम क्या है, आंख बंद करके कुछ सोचना ही नहीं है, सर 1 आया, 2 आया, 4 आया, 5 आया, 8 आया, 10 आया, एक भी आ गया तो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। ये बात यहां से प्रूफ हो रहा है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके प्रूफ कर रहे हैं हम लोग, दिख रहा है हमको, समझ में आ रहा है कि नहीं। सिस्टम क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। सिस्टम के स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी को देखने के लिए हम लोग ट्रांसफर फंक्शन को देखते हैं। किससे देखते हैं, ट्रांसफर फंक्शन को देखते हैं। ट्रांसफर फंक्शन अगर स्टेबल है तो सिस्टम स्टेबल होता है, ट्रांसफर फंक्शन अनस्टेबल होता है तो सिस्टम भी क्या होता है, अनस्टेबल होता है। क्योंकि हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे, आउटपुट इज इक्वल टू क्या होता है, CS इज इक्वल टू ट्रांसफर फंक्शन इंटू RS, यानी कि आउटपुट इज इक्वल टू ट्रांसफर फंक्शन इंटू इनपुट होता है। अब ट्रांसफर फंक्शन ही अगर मानते हैं इनफाइनाइट हो जाए किसी पार्टिकुलर वैल्यू पे, तो अब इनपुट उसमें कुछ भी मल्टीप्लाई करो, 1 2 3 4 5 6, ओवरऑल क्या आएगा, बोलिए, इनफाइनाइट आएगा, ठीक है ना। समझ में आएगा ट्रांसफर फंक्शन का मतलब क्या होता है, टेंशन मत लीजिए। ऐसे अगर आपके पास ट्रांसफर फंक्शन कोई एक सर्किट है, फॉर एग्जांपल ये डब्बा है,
इस डब्बे का अगर ट्रांसफर फंक्शन पता है आपको, मानते हैं सर्किट थ्योरी आप पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, तो ये एक ऐसा चीज़ है कि अगर आपको इनपुट पता है तो अब आपको आउटपुट डायरेक्ट बता देगा, कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सीधे मल्टीप्लाई कीजिए इनपुट से, इस ट्रांसफर फंक्शन को आउटपुट मिल जाएगा, ठीक है ना, यही ट्रांसफर फंक्शन होता है। क्लियर है? अभी हम सॉल्व करेंगे कंट्रोल सिस्टम में तो और अच्छे से समझ में आएगा क्या होता है, ठीक है ना। ऐसे मानते हैं रेसिस्टेंस लगा हुआ है, इंडक्टर लगा हुआ है, कैपेसिटर लगा हुआ है, RLC सर्किट है, बोलिए, तो आप आउटपुट निकालने के लिए क्या करेंगे, बार बार जब भी इनपुट चेंज होगा आप पूरा सर्किट को सॉल्व करेंगे, आउटपुट वोल्टेज निकालेंगे। बट एक तरीका क्या है, RLC को ओवरऑल फाइंड कर लिए, इनपुट और आउटपुट में एक जनरल रिलेशन निकाल के आउटपुट वोल्टेज बाय इनपुट वोल्टेज एक ही बार आपने लिख लिया। अब RLC का वैल्यू चेंज करते रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ट्रांसफर फंक्शन का वैल्यू चेंज होता रहेगा, RLC का वैल्यू चेंज करोगे वो चेंज होगा, इनपुट से उसको मल्टीप्लाई करो, आउटपुट आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये सारी चीजें देखना है। तो क्या समरी निकल के आ रहा है सर, एक भी डिनोमिनेटर वाला पार्ट अगर RHS में गया, यानी कि जिसको हम लोग पोल बोलते हैं, तो सिस्टम क्या आ जाता है, बोलिए, अनस्टेबल होता है। अब फिर बोलिएगा सर आपको देख के पता चल जा रहा है स्टेबल होता है कि अनस्टेबल होता है, तो फिर टेक्निक पढ़ने का जरूरत है। इतना सारा जो बोर्डे प्लॉट और अलग अलग नाम हम लोग पढ़ते हैं, रूट लोकस डायग्राम, नाइक्विस्ट, तो ये सब क्या होता है, किसके लिए पढ़ते हैं, बोलिए, जो जब आपको आप देख कर नहीं पता कर पाए, जब आप देख कर नहीं पता कर पाए, ठीक है ना। यह हो सकता है ट्रांसफर फंक्शन आपको ओपन लूप सिस्टम का दिया हो, क्लोज लूप सिस्टम का नहीं दिया हो, तो फिर आप कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि स्टेबिलिटी तो कौन बताएगा, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन का जो न्यूमरेटर है वो बताएगा, ठीक है ना। तो उन सब चीज़ों के लिए टेक्निक होता है, बट हम लोग को टेक्निक नहीं पढ़ना है, हम सिर्फ आपको RH क्राइटेरिया तक पढ़ाएंगे, ठीक है ना। कहाँ तक पढ़ाएंगे, बोलिए, RH क्राइटेरिया तक पढ़ाएंगे, जो आपके ये का पार्ट है बेसिक तक, वहाँ तक आप जाके पता कर सकते हैं कि स्टेबल है कि अनस्टेबल है। और फिर उधर चले जाएंगे फ्रीक्वेंसी एनालिसिस में, तो थोड़ा डिफिनेशन पढ़ा देंगे आपको, फेज मार्जिन क्या होता है, गेन मार्जिन क्या होता है, आपके पास गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ये सब जो स्टेबिलिटी वाला जो पार्ट है वो बता देंगे, कब स्टेबल होगा कब स्टेबल नहीं होगा। उतना काफ़ी, उतना कर लीजिए, काम बन जाएगा आपका, ठीक है। समझ में आ रही बात कि नहीं? चलिए एक और क्वेश्चन आपको कराते हैं, लिखाएंगे हम, हर चीज़ लिखाएंगे, टेंशन मत लीजिए, बट एक एक क्वेश्चन करा के, एग्जाम्पल करा के को अभी हम लोग सीख रहे हैं क्या, पार्शियल फ्रैक्शन। क्या सीख रहे हैं सर, बोलो, क्या सीख रहे हैं बाबू, पार्शियल फ्रैक्शन ही सीख रहे हैं हम लोग, कुछ नया चीज़ नहीं सीख रहे हैं। देखिए ऊपर देखिए, फॉर एग्जाम्पल ऊपर देखो, Fs इज इक्वल टू दिया हुआ है 2/s² + 9, ठीक है ना। फाइंड ft, जल्दी बताइए, ft फाइंड कीजिए। कल भी कराए थे, कल भी कराए थे आपको, क्या हो जाएगा, हाँ कैसे लिखेंगे, पहले इसको सोल्यूशन कैसे करेंगे सर, पहले हम लोग देखेंगे कि ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में बन रहा है, 2/s² + 3a² बन रहा है, बट ऊपर अगर 3 होता तो काम बन जाता, 3 था नहीं, तो 3 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो सॉल्व करेंगे इसको, तो ये क्या हो जाएगा, 2/3 sin 3t। क्लियर है सर कि नहीं, सॉरी पहले यहाँ पे ऐसे ही रहने दीजिए इसको। तो ft इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2/3 sin 3t। देखिए क्वेश्चन ये भी बोला जा सकता है फाइंड लैप्लास इनवर्स ऑफ fs, या डायरेक्ट भी बोला जा सकता है फाइंड ft। जल्दी बोलिए, दोनों का मतलब क्या है, एक ही है ना। क्वेश्चन बोला जा सकता है फाइंड लैप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म ऑफ द गिवन फंक्शन, या फिर बोला जा सकता है फाइंड ft। दोनों का मतलब क्या है,
एक ही है। ये समझ में आ रहा है क्या आपको? ये आया ना आपका, ठीक, ये आया। ये बता दीजिए सर स्टेबल है अनस्टेबल है, देख के बताइए। 2/3 sin 3t, बताइए t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पुट करके देखिए तो अनस्टेबल हो जाएगा। सुनो, आप यहां पर t का वैल्यू कुछ भी पुट कर लो, इन्फिनिटी जो पुट करना है कर लो, हमेशा साइन का वैल्यू ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन और इक्वल टू 1 के बीच में रहता है। आप कुछ भी कर लीजिए, कोई भी वैल्यू पुट कर दीजिए, कोई भी एंगल पुट कर लीजिए। भाई इन्फिनिटी पुट करने क्या मतलब हुआ? कोई बहुत बड़ा एंगल पुट कर रहे हैं आप, घूम फिर के क्या होने वाला है उसका वैल्यू? अरे भाई इसका ग्राफ कैसा बनेगा बोलो? अरे भाई ग्राफ क्या बनेगा? अरे बोलो भाई, अरे ग्राफ क्या बनेगा बोलो? ये क्या पीक वैल्यू नहीं है? अरे 2/3 रहेगा कि नहीं रहेगा हमेशा? तो इसका वैल्यू तो +2/3 -2/3 के बीच में रहने वाला है हमेशा। ये कहाँ कभी इन्फिनिटी हो रहा है? हो रहा है क्या? अब समझिएगा, बात को समझिएगा, मेरे अच्छे से बात को समझिएगा। हम काहे के लिए इतना डिस्कस कर रहे हैं? पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ा के आगे हम बढ़ सकते थे, बट थोड़ा थोड़ा आपका हम इंटरेस्ट जगा रहे हैं इसमें कि आपको समझ में आया क्या है मामला। ठीक है, FT ऐसा आ रहा है, यानी किसी भी t के वैल्यू के लिए इसका वैल्यू क्या होगा? बोलिए, किसी भी t के लिए इसका वैल्यू एक पार्टिकुलर वैल्यू के बीच में क्या कर रहा है? वेरी कर रहा है। और इस पार्टिकुलर क्वेश्चन के लिए बोले तो +2/3 से लेके कहाँ तक? बोलिए -2/3 तक वेरी कर रहा है। कोई दिक्कत किसी को? बोलो भाई, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आ जाते हैं थोड़ा जो ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ था, मान लेते हैं ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है ये किसी सिस्टम का, इसका जीरो बताओ। तो जीरो बताने के लिए तो न्यूमरेटर को इक्वेट करते हैं जीरो के, तो न्यूमरेटर में तो कोई टर्म ही नहीं है क्या? अरे एस वाला कोई टर्म है क्या? नहीं है, तो जीरो तो है नहीं। पोल है तो पोल को इक्वेट करो जीरो के, तो s² + 9 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। तो s² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -9। s² -9, अरे ऐसे कैसे हो सकता है? स्क्वायर वैल्यू तो हमेशा क्या होता है? ये तो नेगेटिव आ रहा है, नॉट पॉसिबल लिख दें। हाँ, s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? +-j3। जल्दी बोलिए, +-j3 होगा कि नहीं होगा? अरे इमेजिनरी नंबर है ना, कैसे होता है ये? देखो बहुत लोग, देखो बहुत लोग आंख बहुत सिकुड़ा रहे हैं, देखने दो। -9, तो s इज इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ -9। स्क्वायर रूट में माइनस आता है उसको बोलते हैं j। क्या बोलते हैं? j। तो यहाँ से j निकल के आएगा और 9 का रूट क्या निकल के आएगा? 3। और माइनस रूट अंडर -1 को बोलते हैं j, आयोटा या जो भी बोलते थे आप मैथ्स में, वही चीज़ है। तो ये आपको निकल के आ रहा है क्या? j3। बट ये दोनों केस में हो सकता है, +j3 हो तब भी आएगा, -j3 हो तब भी आएगा। ये वाला वैल्यू आप स्क्वायर करके देख लीजिए, आप स्क्वायर करके देख लीजिए, आपका वैल्यू क्या आने वाला है? सेम आने वाला है, ठीक है ना। तो +-j3। तो अब हमको समझ में आया, एक बात समझ में आया हमको कि अगर हम इस चीज को प्लॉट करना चाहें, इसको क्या बोलते हैं? पोल बोलते हैं क्या? अरे s इज इक्वल टू +-j3 का आया, पोल आया ना। क्यों? डिनोमिनेटर वाले पार्ट को, हर वाले पार्ट को इक्वेट किए किससे? 0 से। उसके बाद उसका जो रूट आता है, रूट क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते थे ना, या सिंपल इक्वेशन पढ़ते हैं तो उसको इक्वल टू 0 करके फाइंड करते थे वैल्यू। तो वो जो रूट आता है उस रूट को हम लोग क्या बोलते हैं? पोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो डिनोमिनेटर वाला का जो रूट आएगा उसको पोल बोलेंगे, और न्यूमरेटर वाले का जो रूट आएगा उसको क्या बोलेंगे? जीरोस बोलेंगे। तो न्यूमरेटर में तो कुछ था ही नहीं, s+3 s+4 कुछ था क्या? नहीं था, 2 था। तो 2 को क्या पुट करोगे बोलो? s के टर्म में निकालना है ना आपको। तो यहाँ निकल के s इज इक्वल टू +-j3। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं सर? यहाँ ये क्या है? इमेजिनरी एक्सिस है। ये क्या है? इमेजिनरी एक्सिस। और ये क्या है? रियल एक्सिस। जैसे वहां पढ़ते थे एसी में, एसी में पढ़ते थे, याद आ रहा है कि नहीं? एसी में भी तो ये काम करते थे हम लोग, +j -j। क्लियर है? एसी सर्किट पढ़ते थे तो उसी तरह से यहाँ पर भी है। s इज इक्वल टू +-j3। तो कहाँ लिखे +-j3? ये j वाला एक्सिस है क्या?
अरे ये इमेजिनरी एक्सिस है, क्या वो इमेजिनरी नंबर है? प्योरली इमेजिनरी नंबर है कि कॉम्प्लेक्स है? हाँ, तो यहाँ क्या आएगा? प्लस J3, और यहाँ क्या आएगा? माइनस J3। ठीक है ना? अब आंसर मिला आपको। इसको बोलते हैं एस प्लेन, ये ओवरऑल एस प्लेन है। यानी कि एस प्लेन में RHS में अगर होगा, राइट हैंड साइड होगा तो सिस्टम होगा अनस्टेबल। पोल अगर LHS में होगा तो सिस्टम होगा स्टेबल। सबका हमने टाइम डोमेन में निकाल के देखा है, ठीक है ना? और वही चीज अगर इमेजिनरी एक्सिस पे पोल लाई करेगा तो उसको बोलेंगे मार्जिनल स्टेबल। एब्सोल्युटली स्टेबल नहीं है, एकदम कहां पर है बोलिए? मार्जिनल स्टेबल है। थोड़ा सा उधर गया तो अनस्टेबल, थोड़ा सा इधर आया तो स्टेबल। आगे हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे कि भाई यहां पर इमेजिनरी एक्सिस पे अगर रूट रिपीट कर जाएगा तो फिर अनस्टेबल हो जाएगा। अगर रूट क्या हो जाए? रिपीट कर जाए तो फिर अनस्टेबल हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो देखेंगे हम लोग, आगे करेंगे। तो ये बात समझ में आ रहा है? इमेजिनरी एक्सिस पे होगा तो क्या हो जाएगा? मार्जिनल स्टेबल। तो ये स्टेबल है कि मार्जिनल स्टेबल है? हाँ, एब्सोल्यूट स्टेबल नहीं बोलेंगे। एब्सोल्युटली स्टेबल होने के लिए क्या होता है, या स्टेबल होने के लिए क्या होता है? प्योरली लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? लेफ्ट हैंड साइड में कहीं भी हो सकता है रूट, है कि नहीं? कि ऐसा नहीं कि रियल एक्सिस पे ही रूट हो, ऐसा जरूरी नहीं है। रूट यहाँ भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रूट कहीं भी हो सकता है, ठीक है ना? एक्सिस पे ही रूट हो जरूरी नहीं है, कहीं भी रूट हो सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक, चलिए लिख लीजिए फटाफट। पार्शियल फ्रैक्शन निकालने आया कि नहीं? जल्दी बोलिए। हाँ, लिखना चाहते हैं लिख लीजिए। ऐसे आगे हम कराने वाले हैं, आएगा अभी स्टेबिलिटी वगैरह कराएंगे तो उसमें भी आएगा।